हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पहला सीरीज केमिस्ट्री का मैं लास्ट क्लास में कल में लेकर के आया था। उसकी वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखी हो तो उसकी वीडियो में इसकी लिंक में दिलवा दूंगा या जा करके आप उसको चेक कर लेना। उसके आगे की आज मैं 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ आपके सामने। जो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए और बार बार इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं होती है, इसीलिए इन प्रश्नों को मैं बार बार आप लोगों को करवाता हूं। तो चलिए बिना देरी किए बिना समय गवाए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट कर देते हैं। बट यदि पहली बार आप सभी बच्चे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। पूरे इस यूनिवर्स में शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए भाई बिना समय गवाए बिना देरी किए हम स्टार्ट कर देते हैं अपने इसे प्रश्नों के सीक्वेंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है। कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किसी भी परमाणु के जो बीच में पाया जाता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम बोलते हैं नाभिक। उस नाभिक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? उस नाभिक के बारे में बताया था। ये नाभिक के बारे में खोजा था। किसके बारे में? नाभिक के बारे में। दूसरा, जे जे टॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है। ये भी बिल्कुल गलत है। ये प्रस्तावित टॉमसन ने नहीं किया था। ये प्रस्तावित किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अगला, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। दिस इज द राइट आंसर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उस एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बिल्कुल गलत है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम को कहते हैं। नंबर ऑफ, याद रखना, किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम को कहते हैं, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में किसी भी एटम के नाभिक में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। एक ही ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन हमारा सही है, जो है ऑप्शन बेटा सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये नहीं बताना सही है। चूने के अनुप्रयोग से मृदा अम्लीय हो जाती है, तो ये तो बेटा बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको पता है चूना जो होता है वो एक प्रकार का बेस है, एक प्रकार का क्षार है। चूने का मतलब होता है CaOH होल ट्वाइस, और आपको पता है कि ये एक प्रकार का क्षार है। अब क्षार को किसी भी मिट्टी में मिलाओगे तो क्या वो एसिड बन जाएगा? ये तो बिल्कुल गलत है बेटा। मृदा की उच्च अम्लता आर्द्र जलवायु का प्रारूप लक्षण है। यह कहता है कि मृदा की उच्च अम्लता आर्द्र जलवायु, यानी जहां की जलवायु आर्द्र होती है, जहां की जलवायु में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वहां की मृदा में अम्लता भी ज्यादा होता है। यह बिल्कुल सही है। मृदा में अम्लता बढ़ते जाने के परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे किसी मिट्टी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उस मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में वो बैक्टीरिया जो उपजाऊपन को बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे मर जाएंगे। अगला, क्षारीय मृदा शुष्क जलवायु की विशेषता है। ये भी सही है कि क्षारीय मृदा जो होती है वो शुष्क जलवायु की विशेषता होती है। तो यहां से इसने पूछा इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसके में से कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए जो है बेटा यही हमारा गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इस 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 54 ग्राम एल्युमिनियम में विद्यमान एल्युमिनियम के आयनों की संख्या। कह रहा है कि 54 ग्राम एल्युमिनियम के अंदर विद्यमान एल्युमिनियम के आयनों की संख्या आपको बतानी है। तो एक्चुअली में यहां पर हम लोगों को एक फार्मूला यूज करना है, N इज इक्वल टू N नॉट स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। अब आपको पता है स्मॉल m का मतलब होता है गिवन मास, दिया गया मास, और N नॉट होता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, और एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स के बराबर होता है। इंटू में स्मॉल m इज द गिवन मास, और गिवन मास कितना है 54, और इसका मोलर मास कितना है 27।
इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2। तो कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ध्यान से देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। अब यहाँ से एक जीरो कितने डिजिट के बाद लगाना है बेटा, तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ डिजिट लग जाएगी, गुने में 10 की पावर कितना हो जाएगा 23, बट एक डिजिट आगे खिसकाना है तो ये 1.2 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर 23 के अलावा 24। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 1.2 इंटू में 10 टू द पावर 24 आयंस, इतने आयंस उपलब्ध होंगे, ये बात याद रख लेना। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। तो देखते हैं बेटा, सोडियम की तरफ यदि हम देखते हैं तो सोडियम के पास कितना होता है 11 है, लेकिन 11 में से इसने किसी को एक दे दिया तो कितना है 10। पोटेशियम के पास कितना होता है बेटा 19, लेकिन इसने भी किसी को एक दे दिया तो कितना बचा इसके बाद 18। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ पर भी इसके पास सोडियम के पास कितने होता है बेटा 11, लेकिन ये कितने 10। मैग्नीशियम के होता है मैग्नीशियम के पास 12 होता है, 2 दिए, मैग्नीशियम के पास 12 होता है, सॉरी ये पोटेशियम है, सोडियम नहीं है पोटेशियम है बेटा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 18। अब इसी तरीके से यहाँ देखें तो मैग्नीशियम के पास कितना हो जाएगा 12 में से 2 दे दिया तो किसी को 10, तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अगला यदि सी को देखें तो मैग्नीशियम के पास कितना होता है 12, 2 दे दिया किसी को तो इसका मतलब बचा है 10। कैल्शियम के पास होता है 20, इसने किसी को 2 दे दिया तो कितना बचा इसके बाद बेटा 18, ये भी गलत है। अब लास्ट का एकमात्र बचा, इसको तो सही होना ही पड़ेगा किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में। तो कैल्शियम का आपको पता है कि जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम के पास टोटल कितना होता है 20 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा 18। और सल्फर जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। अब यदि इसका एटॉमिक नंबर 16 है और इसने किसी से 2 ले लिया तो 16 में 2 जुड़ करके कितना हो गया 18। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाइड्रोकार्बन पर भाप की क्रिया के द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर डाई हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। जब CO और H2 के गैसों का मिश्रण निर्मित होता है इसे क्या कहते हैं। तो बेटा मैं अच्छी तरीके से क्लास में बताता हूं कि जब भी कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो इसको बोला जाता है वाटर गैस, इसे बोलते हैं वाटर गैस। इसी का नाम होता है भाप अंगार गैस, इसी को बोलते हैं भाप अंगार गैस, या इसी का एक और नाम होता है सिन गैस, इसी को बोलते हैं सिन गैस, या पूरा नाम होता है इसका सिंथेटिक गैस। तो यहाँ पर COH2 के साथ प्रोड्यूसर गैस तो नहीं है, प्रोड्यूसर गैस तब होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन को मिक्स किया जाता है। भाप अंगार गैस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका स्टीम कॉमर्स गैस, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31, डाई हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना डाई हाइड्रोजन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिसमें से प्रोटोनियम सर्वाधिक आम है, बिल्कुल सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बिल्कुल सही है। डाई हाइड्रोजन आयन विलयन के स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है, ये भी सही है। और डाई हाइड्रोजन उपचाय के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 1 2 3 सारे के सारे कथन बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इसे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फुलरिन्स में केवल 6 सदस्य कार्बन के वलय होते हैं, गलत। फुलरिन्स में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। फुलरिन्स पंजर सदृश अणु है, बिल्कुल सही है। जो फ्लोरिन्स होता है इट्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर, एक पिंजरे के आकार का होता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। हीरा उष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप है, अपरूप है, ये गलत है। ग्रेफाइट स्वर्णशील और कठोर है, ये गलत है बेटा। ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट मटेरियल नॉट अ हार्डनेस, इसीलिए इसकी हार्डनेस के कारण से इसको हम क्या ड्राई वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, कहता है कि ये बहुत ही हार्ड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं स्नेहक। स्नेहक का मतलब आप सभी बच्चों को पता है लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट कहते हैं। तो बोलना नहीं, सॉलिड लुब्रिकेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है तो सॉलिड, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है।
इसको लुब्रिकेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके, याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये बहुत ही फिसलनदार होता है, एक बहुत ही फिसलनदार, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, इस कारण से बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब रहने वाला है बेटा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक खनिज अम्ल है? खनिज अम्ल वो होते हैं जिन अम्लों को हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम अम्ल, जो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से लेबोरेटरी के अंदर तैयार होता है। तो सिट्रिक एसिड नहीं है, ये तो फलों में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl, ये है बेटा। एस्कॉर्बिक एसिड भी नहीं है, टॉर्ट्रिक एसिड भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी द राइट आंसर। ये हमारा मिनरल एसिड है। गैस से भरा गुब्बारा हवा में तभी ऊपर जाएगा। देखो, कोई भी यदि गुब्बारा है और यदि वो गुब्बारा ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो कि ये गुब्बारा है और ये गुब्बारा यदि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना इस गुब्बारे के अंदर जो भरी गई हवा है उसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी जो है वो एयर से कम है। इसकी डेंसिटी कम है किससे? हवा से। कम है किससे? हवा से, तभी तो ऊपर जाने देगा वो। एक गैस जिसका घनत्व हवा से कम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जब तक किसी भी बैलून के अंदर हल्की गैस नहीं भरोगे हवा से, तब तक वो कभी भी ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, फ्लोरीन की जल के साथ अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये फ्लोरीन है, ये वाटर है, इसके साथ रिएक्ट होता है तो 4H+, 4HF- और O2 रिलीज हो रहा है। तो फ्लोरीन का उपचयन F- के रूप में होता है। कह रहा है कि फ्लोरीन का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन कहने का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब उसे हम बोलते हैं उपचयन, और जब जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उसे बोलते हैं अपचयन। अब F के ऊपर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, उपचयन नहीं हो रहा है। जल का उपचयन O2 में हो जाता है। अब जल जो है वो उपचयन होकर के क्या हो जाता है? O2 हो जाता है। तो उपचयन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का हटना। अभी मैंने बताया किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना वो होता है उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन। तो ये कह रहा है कि ऑक्सीजन उसके अंदर से हट रहा है, तो ये भी बिल्कुल गलत है बेटा। लेकिन यदि हम तीसरी बात देखें कि जल से अपचयन हाइड्रोजन में हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि जल के अंदर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। जल के अंदर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रहा है, अपचयन हो रहा है उसका। फ्लोरीन का उपचयन बदलती नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी? उभयधर्मी वो होते हैं जो एसिड के साथ और बेस के साथ मिलकर के सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको चाहे हम किसी एसिड के साथ मिलाएं, चाहे इसको हम किसी बेस के साथ मिलाएं, ये हमेशा सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इनका प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है, इनका प्रोडक्ट सेम होता है, उनको बोलते हैं एम्बोटेरिक नेचर। तो केवल और केवल ऑप्शन डी है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका जेड यानी प्रोटॉन की संख्या, और उसके अलावा उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट होता है? तो प्रोटॉन के अलावा उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के जोड़ को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। देखो, दो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक ऑक्सीजन का मोल मिलकर के दो कार्बन मोनोऑक्साइड को निर्माण करता है। किसी पात्र में मिलाए O2 के प्रत्येक मोल के लिए CO के केवल 2 मोल मिलाए जा सकते हैं। कह रहा है कि किसी पात्र में मिलाए गए O2 के प्रत्येक 2 मोल के लिए, O2 के प्रत्येक 1 मोल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रत्येक 2 मोल को मिलाए जा सकते हैं। बिल्कुल मिलाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है किसी पात्र में इन दोनों विकर्मों की चाहे जो मात्रा मिलाई जाए वो O2 के 1 मोल की उपभुक्त होगी। बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ा कि किसी को किसी भी मात्रा से मिला करके एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करा लोगे। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 में मोल अनुपात में विक्रिया होती है। भैया हो सकती है, होती नहीं है, ये बिल्कुल, ये भी गलत है। किसी पात्र में CO के 2 मोल और O2 का 1 मोल रखे जाने पर वे अभिक्रिया करते हैं। जरूरी नहीं है, केवल ऑक्सीजन भी रखोगे तो वो अभिक्रिया कर जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगले बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उर्वरक में द्रव्यमान के अनुसार 20% नाइट्रोजन किसी फल के वृक्ष को 1 किलोग्राम के तुल्य नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा आवश्यक है? ये कह रहा है कि टोटल हमारे पास 20% नाइट्रोजन है, और उस 20% नाइट्रोजन जो है
किसी फल वृक्ष को 1 किलोग्राम के तुल्य नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा चाहिए। तो आपको कितनी मात्रा चाहिए जिसके अंदर से 1 किलोग्राम नाइट्रोजन निकाल सको। तो आपको पता है कि मुझे x चाहिए। x का कितना परसेंट है बेटा, x का 20% है, और x का जो 20% होगा उसी को वही कितने के बराबर होगा, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो x को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर तो हो जाएगा 5 kg। तो याद रख लेना 1 किलोग्राम जो होता है वो 20% के अंदर 5 kg के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 5 kg के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। इसको बैलेंस करना है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। AS2S3 प्लस O2 इधर रखते हैं, AS2O3 प्लस SO2 बैलेंस करते हैं। देखो S2 इधर 2 है, S2 इधर भी 2 है, S3 इधर 3 है, S3 इधर 3 है, ठीक है। S3 इधर कितना, 1 है। S3 इधर कितना है बेटा, 1 है। तो यदि मैं यहां पर बैलेंस करूं और तो यदि मैं 2 लगा, ऑक्सीजन कितना यहां पर 2 है और ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहां कितना 3 और 2 5। तो यदि मैं यहां लगा दूं 2 और यदि मैं यहां लगा दूं 2 तो ये हो गया 2 दूनी 4 और ये भी हो गया 2 दूनी 4, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या होगी 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ऑक्सीजन इतना है। अब सल्फर के पास कितना लगाना चाहें, सल्फर के पास यदि मैं लगा दूं यहाँ पर 9, कितना लगा दूं 9, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। ऑक्सीजन कितने हो गए, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कितना सल्फर हो गया, सल्फर कितनी हो गई 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा 6 लगाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन हो गया 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ 9 लगाएंगे तभी तो 9 दूनी 18 होगा, यानी ऑक्सीजन के साथ हमने 9 मोल को मल्टीप्लाई किया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, सी जो है वो इसका उचित जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द MgCO3 कंटेन्स 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर MgCO3 के अंदर कितने ग्राम होंगे। तो देखो भाई ये MgCO3, अब आपको पता है इन सभी का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 12 दूनी 24 ग्राम। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और 16 ये कितना हो जाएगा 48। अब सबको जोड़ना है, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा हो गया कितना 14, तो ये हो गया 14। और इधर से एक और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, टोटल कितना हो गया 84। तो अब हमें किसके बारे में निकालना है, ऑक्सीजन के बारे में। तो जब हम यहाँ निकालेंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं इसके अंदर बेटा, ऑक्सीजन के अंदर 3 मोल है। तो ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा 48, और 48 के नीचे कितना जाएगा 84। अब ध्यान से देखो, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 24, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 42, 6 से काटोगे तो 6 चौके 24, 6 से काटोगे तो 6 सत्ते 42, यानी 7 मोल। 7 मोल ये किसका होगा, MgCO3 का। इस 7 मोल MgCO3 के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 4 मोल ऑक्सीजन के। तो मैं यहां लिख देता हूं 4 ग्राम ऑक्सीजन में, 4 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल हो जाएंगे बेटा, तो याद रख लेना 7 ग्राम हो जाएंगे। यदि 1 ग्राम की मैं बात करूं ऑक्सीजन में, 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 7/4 ग्राम हो जाएगा। तो कितने ग्राम में निकालना है, 24 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितना हो जाएगा 7/4 गुने में 24, 4 से काटोगे तो 4 6 24 और 7 6 कितना हो जाएगा 42। ये कितना ग्राम हो जाएगा बेटा 42। कौन सा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कहोगे सर ये 1.5 भी तो आ रहा है, तो मैंने इन सभी को राउंड ऑफ करके लिया है। आपको पता है कि मैग्नीशियम का भार ऑक्सीजन का मास एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। तो 42 हमारा जो है वो इसका उचित आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश साबुन के रूप में से प्रयुक्त किया जाता है। तो साबुन में याद रखना CH3COONA इसका यूज किया जाता है। तो COONA यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसके अंदर नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस गैस के एक नमूने को दीप्त स्प्लिंट की उपस्थिति में उसके व्यवहार के आधार पर पहचाना जाना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ना तो स्वयं जलेगी और ना ही स्प्लिंट जलने के साथ कारण देगी। तो एक बात याद रख लेना, सबसे पहले यहाँ पर यदि मैं बात करूं मीथेन गैस और यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस, तो ये दोनों के दोनों ज्वलनशील गैस है, दोनों के दोनों अपने आप जल सकते हैं। ज्वलनशील, दोनों ज्वलीन गैस है, दोनों कैसी गैस है, ज्वलीन गैस है, ज्वलनशील गैस है।
बट एक बात देखें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो किसी के साथ जल नहीं सकती है, तो केवल जलने में सहायक है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करें तो हमारा नाइट्रोजन जो है वो आसानी से जलता नहीं है, वो स्वयं कभी भी नहीं जलता। जब जलेगा नहीं तो स्प्लिंट कहां से देगा? तो इसका राइट आंसर है बेटा नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किसी एक परमाणु की स्पीसीज में जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और नेट चार्ज 2 माइनस है, मतलब कोई एक स्पीसीज है जो एक्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 18। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस का 2। इसका मतलब इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा? ले लिया है। तो कह रहा है कि एक अनाविष्ट आर्गन परमाणु जितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन अनऑक्यूपाइड आर्गन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन अनऑक्यूपाइड, ये कहता है अनऑक्यूपाइड आर्गन। ये तो गलत है बेटा, इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन है? नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन अब हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो चुकी है 18 में 2 जोड़ा 20, और प्रोटॉन की संख्या जो है वो 18, तो ये भी गलत है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या 20 प्रोटॉन है? प्रोटॉन तो 18 है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में से SO2 के प्रदूषण के सूचक को निर्धारित करता है? मैंने एसिड बेस सॉल्ट के अंदर बताया था लाइकेन, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइकेन। और लाइकेन एक ऐसा मटेरियल है, लाइकेन एक ऐसा मटेरियल है जो एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, SO2 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 से, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा के विशिष्ट होने का कारण। तो आपको पता है कि जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई क्यों होता है? तो इसका एक कारण है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, हाई स्पेसिफिक हीट। इसकी विशिष्ट ऊष्मा बहुत क्या होती है? अधिक होती है। अब यदि इसकी इसी विशिष्ट ऊष्मा अधिक क्यों होती है? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके बॉन्ड के कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बना होता है? तो याद रखना वो फ्लिंट ग्लास से बना होता है। और क्रूक्स ग्लास से जो कांच बना होता है वो सन ग्लासेस होते हैं। जो धूप के चश्मे होते हैं वो क्रूक्स ग्लास से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, भ्रमर के दंत से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने से रोकी जा सकती है। आपको कोई भौरा काट लेता है, आपको कोई भौरा काट लेता है तो जहां काटेगा उस भाग को सुझा देगा पूरा, और उस सूजन को कम करने के लिए हम उसके ऊपर एक बेस का यूज करते हैं। क्योंकि जब भौरा काटता है तो हमारे उस पॉइंट के ऊपर मीथेनोइक एसिड, कौन सा? मीथेनोइक अम्ल छोड़ देता है, और इस मीथेनोइक अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं? एक बेस का यूज करते हैं। तो भ्रमर का दंश अम्लीय होता है, बिल्कुल सही है। और साबुन एक प्रकार का क्षारीय है जो उसे निष्क्रिय कर देता है, ये बिल्कुल उचित आंसर है। अब इसने पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो शायद यही सही है। यदि आप श्योर हो तो आगे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, बट श्योर नहीं हो तो पढ़ने की आवश्यकता है। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस, सॉलिड जो है वो किस में बदला बेटा? लिक्विड में। और लिक्विड जो है वो किस में बदला बेटा? गैस में। तो ऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? इसमें क्या चीज चेंज हो रहा है? क्या द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या घनत्व में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल हाँ। संयोजन में हो रहा है? बिल्कुल नहीं। भौतिक गुणों में? बिल्कुल नहीं। तो याद रख लेना इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है बेटा? तो याद रखना भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। भौतिक गुण तो परिवर्तन हो रहा है ना, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। तो ये तो इसका इसमें पूछा है कि रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? तो इसके अंदर डेंसिटी परिवर्तन होगी। क्या परिवर्तन होगी? डेंसिटी। आगे इसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, बट वो तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी रहेगा। ये लास्ट और अंतिम प्रश्न बचा, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल साइंस बाय रोहित सर के नाम से ही बनी हुई है, उस पर जाकर के आप ले लेना। क्वेश्चन है, तत्वों का कौन सा यौगिक है जो आयनी यौगिक होगा? एक बात याद रखना, आयनी यौगिक तब बनता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल, छांट लो पता चल जाएगा। कैल्शियम तो एक मेटल है, बट टाइटेनियम भी एक मेटल ही है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। सिलिकॉन एक नॉन, सिलिकॉन क्या है? ये सेमीकंडक्टर है, मेटलॉइड्स है, और ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। अब मैग्नीशियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इसलिए हमारा केवल 3 ही सही जवाब होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये 25 के 25 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा। और यदि फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो सभी बच्चे कमेंट जरूर करके बताएंगे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, या कोई भी क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन को आप कमेंट के अंदर डाल देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही कम समय में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। इस सेशन को एक बार लास्ट में कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।